अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं करण नाज। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको जेलों में डालूंगा, किसी के साथ समझौता करने को तैयार नहीं। ये वो अल्फाज हैं नाज़रीन जो खान साहब की 22 साल जद्दोजहद का खुलासा कहलाए जा सकते हैं। जब बोलते हैं, जहां बोलते हैं, हमेशा ऐसे ही अल्फाज का सहारा लेते हैं। लेकिन आज इमरान खान का लहजा ज़रा मुख्तलिफ नज़र आया, उनके अल्फाज ज़रा जुदा जुदा नज़र आए, किसी हद तक हैरान कर देने वाले नज़र आए। क्या कहा उन्होंने, सुनिए पहले। पॉलिटिशियन सबसे बातचीत करता है, पॉलिटिशियन किसी से कुटी नहीं करता, सबसे समझौता करने के लिए तैयार हूं। मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, मुझे पता है किस किसने हमला किया, मैं माफ करने के लिए तैयार हूं, मुल्क की खातिर। पाकिस्तान जिधर खड़ा है इस वक्त मुल्क को इकट्ठा होना है। वैसे खान साहब एक मरतबा पहले भी हुकूमत को बातचीत की ऑफर करके मुकर गए थे। अल्लाह करे कि इस बार ऐसा ना हो, और हुकूमत को भी अपनी नाक और अपनी ज़ात से ज़रा आगे का सोचना चाहिए। इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं ना, वो कोई एक जमात हल नहीं कर सकती, सबको मिलकर बैठना होगा। पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से अब तक कुछ पुरअसरार से खामोशी है। अंग्रेज़ी अखबार डॉन इसकी रिपोर्ट इसके मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इंतखाबात में उतरने का मशवरा दिया है, जबकि बताया जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब किसी हद तक झिझक का मुजाहरा कर रहे हैं। आज की एक और इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त ये भी है कि नए चेयरमैन नैब तैनात कर दिए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का तकर्रुर हुआ है। इन तमाम इशूज़ पर प्रोग्राम में मुझे शेख रशीद अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ज्वाइन कर चुके हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, पंजाब में इलेक्शंस की तारीख का ऐलान हो गया है सर, लेकिन इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे ये अभी अबहम बाकी है। और कुछ लोगों की तरफ से ये राय आ रही है कि शायद हुकूमत इलेक्शन के लिए फंड्स जारी ना करे। तो शेख साहब, आपको इलेक्शंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं? मुझे इलेक्शन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं राजा साहब से बराह रास्त आपके प्रोग्राम में कहना चाहता हूँ कि अदालत के कटहरे में न जाना, और आर्टिकल 6 लगेगी और ये इलेक्शन होंगे। कल जो इन्होंने मीटिंग की है, पीपल्स पार्टी की राय तो डिफरेंट थी, वो तो इलेक्शन लड़ने के मूड में थी। फजलुर रहमान को पैचअप चाहते हैं KPK में, किससे चाहते हैं ये मुझे नहीं पता। बलवी साहब आज लाहौर गए हैं, क्या सूरत हाल है। नून लीग बिल्कुल सरेंडर कर चुकी है, और अगर ये इलेक्शन का फैसला सब कुछ मामलात 10-15 तारीख तक सारे वाजे हो जाएंगे और इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगर दोनों इकट्ठे हो जाएं तो कोई हरज नहीं है, इसमें कोई हरज नहीं है, इसमें मुल्क का फ़ायदा है। लेकिन अगर ये बदमाशी करेंगे, सीना जोरी करेंगे, ये मारे जाएंगे सियासी तौर पर, और फिर नज़रिया ज़रूरत भी जन्म पा सकता है। अच्छा शेख साहब, लेकिन वजारत दिफा वो पहले ही सिक्योरिटी के हवाले से माजरत कर रहे हैं। आपको ये सारे मामलात आसानी से हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं? मुझे दे रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने लिख के दे दिया कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। वजारत दिफा को छोड़ें, वजारत दिफा का कोई काम नहीं है इसमें, ये इंटीरियर मिनिस्ट्री का काम है। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कल लिख कर दे दिया कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। FC और रेंजर्स इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर है, उन्होंने लिख कर दे दिया कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे आपको। अब शेख साहब, अब आपने कहा कि फजलुर रहमान साहब पैचअप चाहते हैं KPK में, तो शेख साहब इस हवाले से क्या कोई मामलात चल रहे हैं, बातचीत चल रही है? हमारी तो नहीं चल रही है। KPK में उसकी हालत बड़ी ख़राब है। देखें, मुफ्ती महमूद ने, इसके वालिद ने भुट्टो को शिकस्त दी थी जब भुट्टो 5 सीटों में जीता, सिर्फ इसकी सीट पे आ रहा, और इसके पास सीट कोई नहीं है जीतने के लिए। इनका बुरा हाल है KPK में, और इनकी सूरत हाल TTP के साथ, क्योंकि इसके सारे मदरसे जो है अफगान बॉर्डर्स के साथ हैं, वहाँ भी इसके मामलात ख़राब है। सो मामला जो उलझा हुआ है, देखे ना, ये तो इतने इनका दौर लग गया था कि ये गुजरांवाला की सीट जीत लेते थे, तो रखना डालने की पूरी कोशिश करेंगे। इमरान खान ने आज लाहौर की सीटों का ऐलान कर दिया है, और वो इसी तरह डिवीजन वाइज सीटों का ऐलान करेंगे, और 5 बड़े जलसों से अनकरीब वो खिताब करेंगे इलेक्शन कैंपेन के। सही। अच्छा शेख साहब, अभी आप कह रहे थे कि सारे इलेक्शंस अगर एक साथ हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। KPK में गवर्नर साहब कह रहे हैं कि वो पीर को सर इलेक्शन कमीशन का खत पढ़ेंगे और फिर उसके बाद तारीख देंगे। अब भी कोई रास्ता मौजूद है कि तमाम असेंबलियों के इंतखाबात एक साथ हो जाएं? कोई राब्ते चल रहे हैं शेख साहब इस हवाले से?
अगर कोई काम करे तो इस पे काम हो सकता है। अगर केपीके के गवर्नर का आर्टिकल 6 के जरिए अंदर होने का इरादा, तो मैं कह नहीं सकता कि वो लफाफा नहीं खोल सक रहा जिसमें कि क्लियर कट डायरेक्शन है कि आप इलेक्शन कराएं। वो कह रहे हैं मैं कल खोलूंगा, कल खोल ले। इलेक्शन 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 इससे कम जो है, ये 3 रुकनी फैसला नहीं, ये 17 रुकनी फैसला है और सारी कौम इसके पीछे खड़ी है। वरना इमरान खान कॉल देगा, पहिया जाम कॉल देगा और सारे मुल्क को जाम कर देगा। अच्छा शेख साहब, आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने अपने जो उम्मीदवार हैं उनका ऐलान कर दिया है, उनके हवाले से बात कर दी है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी, हमाद अजहर वगैरह, जी हमाद अजहर, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, ये भी सूबाई असम्बली के इंतखाबात लड़ेंगे, क्योंकि माजी में शाह साहब के हवाले से ख़ास तौर पर बात होती रही है कि CM-शिप चाहते थे। तो क्या इस बार वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम, मैं पंजाब की सियासत नहीं कर रहा। जिन लोगों को इमरान खान टिकट देगा, लाल हवेली अपने इलाके में उन उम्मीदवारों की हमायत करेगी। हम सूबों की सियासत नहीं करते, ना इसमें हमारी दिलचस्पी है, सिवाय इसके कि जिसको वो कैंडिडेट अनाउंस करेंगे उनको हम सपोर्ट करेंगे। शेख साहब, कैंपेन अगर इलेक्शन की इसका आगाज़ हो रहा है और 30 तारीख को इलेक्शन हो रहे हैं, तो उससे पहले मियां साहब को, नवाज शरीफ साहब को वापस आता हुआ देख रहे हैं अब? मैं तो उनको कभी भी आता हुआ वापस नहीं देख रहा। अल्लाह करे वो वापस आ जाए, अल्लाह ही उनको वापस लाएगा। उनको पता है कि नैब के केसेस लगे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के में। उनको पता है कि 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का केस लगा हुआ है। कल मैं उसका पटिशनर था। उनको पता है कि फ़ज़ा वो नहीं रही जो वो छोड़ के गए थे। और 16 करोड़ नौजवान जो है वो बाशऊर एक इलेक्शन की तैयारी में है। 14 करोड़ होगा, 16 नहीं। तो ये इलेक्शन एक पाकिस्तान में 1 साइडेड इलेक्शन होंगे जी। इनके डब्बों से कुछ और निकलेगा, वोट नहीं निकलेगी नून लीग से। मारी तो नून लीग गई, बाकी तो किसी के पास 13 रुकनी इत्तेहाद की पार्टियों के नाम ही नहीं है। मुझे नहीं पता 13 पार्टियां कौन सी हैं। पीपल्स पार्टी उसमें है नहीं है, और ANP वैसे ही अलहदा हो गई है। उसका कल एक सेनेटर भी अलहदा हो गया है। कल जो इन्होंने मीटिंग की है, उस तीनों का मीटिंग में इत्तफाक नहीं था। नून और फजलुर रहमान इलेक्शन से भागना चाहते हैं, जबकि आसिफ जरदारी पूरी तौर पर इनके साथ नहीं था, पूरे तौर पर इनके साथ नहीं था। अच्छा शेख साहब, मरियम साहिबा अभी भी शिकवा कर रही हैं कि इंसाफ के तराजू जो है ना वो बराबर नहीं है। क्या आपको लगता है उनका शिकवा दुरुस्त है? क्योंकि एक तरफ खान साहब और उनके साथियों के हवाले से जो सिचुएशन देखती हूँ मैं, जमानतें मिल जाती हैं, दूसरी तरफ जो पिछले दौर में महीनों से सालों से बेचारे जो केसेस भुगत रहे होते थे, उनको जमानतें मिलने में वक्त लग जाता था। सर क्या जमानतें मिल जाती हैं जी? अभी मुझे मरी में 18 तारीख दी गई है। क्या केस है हमारे खिलाफ कि पंजाब की हुकूमत ने हमारी ज़मानत कैंसिल करने की दरख्वास्त दे दी है मरी में? हमारे पास केस क्या है? हमने ये कहा है कि इमरान खान ने मुझे ये कहा है कि आसिफ जरदारी मुझे कत्ल करवाना चाहता है और उन 2 आदमियों के ज़रिए उसने निशानदेही की है। ये बात मैंने की है, मैं इसको तस्लीम करता हूँ। और मुझे आप मेरी आंखें बंद कर दें, मेरे बाजू बंद कर दें, मेरे पाँव बांध दें, और जो 16 दफ़ा वज़ीर रहा हो, क्योंकि मैं तो खुद जुर्म का इकरार कर रहा हूँ। और अगर फ़ोन का पासवर्ड चाहिए तो मैं वैसे ही दे देता, अगर बजाय इतनी मज़ामत करने की ज़रूरत ही नहीं थी आपको। अब क्या समझते हैं सर, मियां साहब की नाअहली ख़त्म होनी चाहिए, वो भी मैदान में हो, फिर फैसला करे अवाम कि वो किसे चाहते हैं? ये ज़्यादा बेहतर तरीका है सर? मैंने तो नहीं करनी ना, आए तो सही ना, अप्लाई तो करे। मुझे तो आज सुप्रीम कोर्ट, आज देखें मेरा केस था, उन्होंने कहा नहीं वो खुद पेश हो। अब मुझे बताएं कि मैं मरी की सर्दी में मैंने जो रात गुजारी है, और जिस DSP, उसका नाम नहीं मुझे पता, सरदार अजहर है क्या है, अतर है क्या है, उसने मुझे घर से 2 कंबल ला के दिए, रात को उसको बदल दिया कि इसको 2 कंबल क्यों दिए हैं उस सर्दी की हवालात में। यानी मैं सर्दी से मर जाऊं तो ये खुश हैं, और इनका लाडला बड़ा चाहता है कि उसके लिए पहले केस साफ किए जाए। आके रहे 10-15 दिन जेल में, अपील करे, केस लड़े, फिर जो अदालत फैसला करे तो उस पर काम करे ना। सही। अच्छा शेख साहब, खान साहब के जो मौजूदा फैसले हैं वो
उस हद तक जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, इनफैक्ट जो आवाम भी एक्सपेक्ट कर रही थी और खान साहब खुद भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस तरह से वो सूदमंद साबित हुए नहीं, उस तरह से उन्होंने फ़ायदा नहीं पहुंचाया। आपको लगता है सर कि पंजाब और KPK में इलेक्शंस के बाद भी खान साहब के शिकवे जो हैं वो दूर हो जाएंगे या रहेंगे? मुस्कुरा रहे हैं शेख साहब आप। देखें, उसने 13 पार्टियों को शिकस्त दी है, उसने दस्ताने पहने हुए लोगों को शिकस्त दी है, उसने चिलमन के पीछे शिकस्त दी है। हमने 7 साल कैद काटी है और 10 महीने में उसकी सियासत जिंदा है, इलेक्शन की तरफ जा रहा है। इलेक्शन में तो सियासतदान वैसे ही जवान हो जाता है, फिट होता है, वो नहीं चाहता कि नज़र आए कि वो बीमार है या कमज़ोर है या नातवा है। उसने सबके कोने चित किए हैं, सबको बुरे तरीके से मारा है। और खुद मुझे एन के लोगों ने कहा शेख रशीद ये बहुत बड़ी गलती की है हुकूमत लेके, और आपस में 2 पार्टियां ये। मैं तो 2-3 साल पहले कहता था नून और है शीन और है, लोग मेरा यकीन नहीं करते थे। अब समझ आई है कि नून और है शीन। मरियम ने उसका मोनोग्राम ही हटा दिया शहबाज शरीफ की तस्वीर का अपने लेटर हेड से ही। अब आपको समझ आई है कि ये 2 पार्टियां हैं, और आपको और आगे समझ आ जाएगी। आप देखें होता क्या है। 15 दिन इंतजार करें, 15 मार्च तक सारी सियासत खुल जाएगी। शेख साहब, ये तस्वीर हटाने वाला क्या मामला है सर? इल्म में नहीं है मेरी कम इल्मी सर, ये ज़रा वजाहत कीजिएगा इस पर। ये जो मोनोग्राम था, मरियम ने उस पर शहबाज की भी तस्वीर थी, उसने कल हटा दी है, अपने बाप की लगा दी है। अब वो है और उसका बाप है, बाकी सब फारिग हैं। पार्टी के सदर नहीं है उस पे सर? मैंने जो आपसे अर्ज की है वो मैंने आपको बता दी है। सही। अच्छा शेख साहब, अब मईशत इस वक्त बदतरीन सूरत हाल में है। अगर ये इलेक्शंस में PTI जो एक्सपेक्ट कर रही है 2/3 मेजॉरिटी की बात कर रही है, अगर खान साहब आ भी जाते हैं तो सर महंगाई पर काबू किस तरह से पाएंगे, और जो डॉलर उसको 200 से नीचे ला सकेंगे? आए तो सही ना। वो कल मुझे स्विट्ज़रलैंड से और म्याना से फ़ोन आया कि वो जो एग्जेक्टिव बॉडी की IMF की मीटिंग हो रही है उसमें पाकिस्तान का केस नहीं लगा। वो पहले एक मीटिंग होनी है, उसके बाद एग्जेक्टिव बोर्ड की होनी है। लेकिन इसका मतलब ये है कि IMF का मसला भी अभी खुटे लाइन है। 10-15 दिन 20 दिन ये महीना कोई ना देखे उस तरफ। मुझे खुद वहाँ से रात को फ़ोन आया, और पाकिस्तानी हर जगह पे पहुँचे होते हैं। उन्होंने कहा कि ये लिस्ट मैंने किसी को दी नहीं, बुरी बात है। मैंने कहा यार तू मुझे फ़ोन पे ही बता दे। उसने कहा जो IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास है उसके एजेंडे पे पाकिस्तान नहीं है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि क्या होना है यहाँ। सही। अच्छा शेख साहब, ये खान साहब को क्यों ऐसा लग रहा है कि चीफ साहब उन्हें दुश्मन समझते हैं? ये खान ही बता सकता है। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे फ़ौज से अच्छे तल्लुकात हों, हमारी बेहतर रवाबत हों। कोई किसी से 10 महीने से रब्ता नहीं है, और जो मेरे साथ हुआ है वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपने कोई कोशिश की है इस हवाले से कि दरवाजे खुल जाएं? ये शुरू में जब मैं पढ़ा था, जब मैं पढ़ा था तो इमरान खान ने मुझे कहा कि आप इसमें ना पढ़ें, कुछ लोग पढ़े हुए हैं। तो फिर मैंने अपने फ़ौजी दोस्तों से कहा कि जी वो पहले ही लोग पढ़े हुए हैं, वो काफ़ी हैं। और अब तो मेरा वैसे ही दिल नहीं करता जो कुछ इन्होंने मेरे साथ सलूक किया हाइड आउट में। मैंने आके रोना पिटना नहीं डाला, कोई आके चीखा चलाया नहीं हो, लेकिन मैं वो शख्स हूँ जो पाकिस्तान के अहम तरीन मामलात में फ़ौज मुझ पर एतबार करती थी। मैंने ईरान के एटमी मामलात में रोल अदा किया, ईरान के साथ मैंने कज़ाफ़ी के साथ किया, सद्दाम से किया, चीन से किया। और अगर मैं भी आपके नज़र में मेरा फ़ोन भी मशकूक है तो फिर अल्लाह ही जाने कौन बशर है। शेख साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। ये आपके साथ क्यों ऐसा हुआ कि आपके बारे में तो ये कहा जाता था, ये ज़बान ज़द आम था, इनफैक्ट आप खुद एक बबांगे दोहल आप हिमायत किया करते थे, और आपके लिए कहा जाता था कि आप सियासतदानों में एक बड़ी मजबूत आवाज़ है उनकी। तो आपके साथ ऐसा क्यों किया गया? मैं खुद बड़ा हैरान हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि 3-3.25 घंटे मेरे साथ ये सलूक होगा, सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। और मैं अपने आप को वाकई आज भी समझता हूँ मेरा बड़ा ये लोग कई उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे जब मेरा इनके साथ तल्लक था।
लेकिन बाज़ लोग हादसे से, हालात से, वाक़यात से धक्के दे के, टिब्बी दे के, अड़ंगी दे के आगे आ जाते हैं, फिर उनके फैसले ऐसे ही होते हैं जो मुझ पे लागू हुए। एक और सिचुएशन ये भी कि इमरान खान साहब जिस तरह की बात कर रहे हैं, अब वो ख्वाहिश का इजहार भी कर रहे हैं, साथ साथ फिर ये भी कहते हैं कि ग्रीन सिग्नल उस तरफ से हमें दिख नहीं रहा, मिल नहीं रहा, क्योंकि खान साहब फिर ये वाला बयान भी साथ साथ दे देते हैं कि लगता है उनको कि चीफ साहब दुश्मन है, दुश्मन समझते हैं। क्या समझते हैं आप, खान साहब को क्यों ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है? ये जो खान साहब के गैर मुतवक्के रवैया है, ये वजह है एक? देखें, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे तल्लुकात उनसे बेहतर हों। ये तो मेरी यह ख्वाहिश है। लीडर है इमरान खान, तल्लुकात उसने बनाने हैं। मैं तो अपना दिल टूट चुका है, मेरा तो कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। मुझे जब इमरान खान ने कहा कि तुम अलग हो जाओ, मैं अलग हो गया। अब इमरान खान जो कह रहा है कि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती, तो फिर इसका जवाब तो आप इमरान खान से लेना, शेख रशीद से ना लें। जी, तो शेख साहब पिछले चीफ के लिए कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर रहे हैं खान साहब, मौजूदा चीफ से बात करने के लिए कह रहे हैं। क्या समझते हैं आप, खान साहब और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट इनकी अच्छी बन पाएगी बॉन्डिंग? मुझे फौजियों के हालात देखे ना, यही मुशर्रफ था जो जहाँ दीदा था। अब किस किस चीफ का नाम लूँ जिसकी नवाज शरीफ से लड़ाई नहीं हुई? उस पे ही आर्टिकल 6 लगाया नवाज शरीफ ने। क्या उसकी लड़ाई जो है, एक ज़ियाउल हक शहीद हो गया, उसके अलावा जितने आर्मी चीफ आए सबके साथ उसकी लड़ाई हुई, और बाजवा को भी लाने वाला नवाज शरीफ था, उसके साथ भी उसकी लड़ाई हुई। और मैं अब जिस चीफ का नाम लेती हैं मेरी उंगलियों पे लिखे हुए हैं, जिसको वो लाया उसके साथ उसकी लड़ाई हुई। अब मैं सज्जाद शाह की तरह अदालतों पर हमले करने की तारीख नहीं दोहरा सकता। अदालत का फैसला है, इस पर सारे अमल करो और इलेक्शन कराओ और अपने घर जाओ, जो जीते जाए उसे हुकूमत करने दो। और ये बेवकूफ़ी होगी कि दो सूबों में इमरान खान झाड़ू फेर देगा। हाँ जी खान साहब का जो कोर्ट मार्शल का मुतालबा है साबिक चीफ का, आप इसकी हिमायत करते हैं सर? बीबी, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप बैल मुझे मार, आप धकेल रही हैं बयान में। इमरान खान का नंबर देता हूं, उसे फ़ोन करके भाई तूने ये क्यों कहा कि उसका कोर्ट मार्शल करो। उसने कहा ना, पार्टी लीड वो करता है। मेरी तो छोटी सी पार्टी है, अवामी मुस्लिम लीग, 1 सीट की। मैं तो कहता हूँ फौज से सुलह होनी चाहिए। शेख साहब, आप एक पार्टी के सरबराह हैं, आप खुद एक अवामी नुमाइंदे हैं, अवामी लीडर हैं, तो इस वजह से मैं आपकी राय जानना चाह रही हूँ। अगर आप इस पे अपनी राय नहीं देना चाह रहे तो देखिए, मैंने अपनी राय बताई है कि मैं चाहता हूँ कि फौज के साथ इमरान खान की सुलह होनी चाहिए। ये मेरी ख्वाहिश है। ना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो इसी तनख्वाह पे काम करूंगा। शेख साहब, ये परवेज इलाही साहब को जो तहरीक इंसाफ की सदारत का फैसला दिया गया पंजाब में, दुरुस्त समझते हैं इसको? बच्चे तो नहीं है, चूचे तो नहीं है वो। अब तो ये साबित हुआ कि दुरुस्त हुआ है उनका फैसला। देखें, हर आदमी अपनी ज़ात की सियासत करता है ना। मैं एक वाहिद आदमी हूँ जो कुएं का मेंढक नहीं हूँ, खुली डुली बात करता हूँ। उन्होंने सोच समझ कर ये फैसला किया है और वो सोच समझ कर सियासत कर रहे हैं। और मेरे उनके ख़ानदान से क्योंकि तल्लक है, इसलिए मैं ज़्यादा तबसरा नहीं कर सकता। मेरे तो परवेज़ इलाही से नहीं, शुजात भी मेरे भाइयों की तरह आपके प्रोग्रामों में कहता हूँ। हालांकि ये बड़ी मुश्किल बात है आजकल कहना। मैं इसलिए उनके घर नहीं गया कितने अरसे से कि ये परवेज़ का कमरा, ये शुजात का कमरा है, इस घर जाऊँ और उस घर ना जाऊँ तो बुरी बात है। सर, मोनिस इलाही का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप पीटीआई में? मुझे नहीं मालूम, मेरे मुनस से कोई तल्लक नहीं है। सर, वजीर आला बन सकते हैं वो? देखिए, पाकिस्तान में तो कोई भी कुछ भी बन सकता है, किसी वक्त भी बन सकता है, रात के अंधेरे में बन सकता है। अगर राजा रियाज लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकता है, गोल्डन लोटा, तो कोई भी कुछ बन सकता है इस मुल्क में। अगर 2 वोटों से 25-25 करोड़ रुपए की सियासी तोहफे खरीद कर शहबाज शरीफ वजीर आज़म बन सकता है, तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। शौकत अजीज भी यहाँ प्राइम मिनिस्टर बना था। आगे बढ़ती हूँ, आपको जिस तरह से अभी खान साहब ने कई मरतबा आपको अपनी जमात में आने की दावत दी है, परवेज इलाही साहब अपनी पूरी जमात को लेकर पीटीआई में शामिल हो गए हैं। शेख साहब, अच्छा, आप वैसे पीटीआई में कभी शामिल होने का इरादा रखते हैं, या ऐसा महसूस होता है कि आप इस चीज से कतराते हैं कि आपकी अपनी जमात है, आप एक ना मुझे कभी दावत दी? मैं सिर्फ इमरान खान के साथ हूँ, बस 1 सीट की सियासत करता हूँ।
और ना कभी उन्होंने दावत दी है, ना मुझे दावत देने की ज़रूरत है, ना मैं बिकाऊ माल हूँ, मैं नस्ली और असली हूँ। जब तक वो लड़ रहा है उसके साथ हूँ, जब हुकूमत बनी देखूंगा कि मैंने क्या करना है। सही। अच्छा सर, अभी 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 वाली सिचुएशन में तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में अपना ऑपोजिशन लीडर लाने में कामयाब हो जाएगी? डेफिनेट, अगर ये 6-7 तारीख को फैसला हो जाता है, फिर मेरा ख्याल है ये खुद असम्बली भी डिज़ोल्व कर देंगे। फिर इनकी ख्वाहिश होगी कि दरमियानी ये मिन्नत तरला करेंगे फ़ौज का कि कोई कौमी और सूबे के इकट्ठे करा दो, और उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं खुद इसका हामी हूँ, कौमे और सूबे के इकट्ठे इलेक्शन हूँ। शेख साहब इस तरह की कोई बात चल रही है क्या कि जल्द असेंबली डिसॉल्व हो जाए और फिर तमाम इलेक्शंस की तरफ जाया जाए? चल तो रही है इस्लामाबाद में, पर मेरा कोई सोर्स नहीं है मेरे को नून लीग के साथ। सिर्फ ये मैं आपको कह सकता हूँ कि नून लीग के जो मेरे साथ सलाम दुआल हैं वो कहते हैं गलती हो गई हमसे, हमारी सारी सियासत गरक हो गई है। और वहाँ 2 वाज़े ग्रुप हैं, एक शहबाज शरीफ का और एक नवाज़ और मरियम का, और लोगों को इसकी बड़ी फ़िक्र है और लोग काफ़ी परेशान हैं, और इस इलेक्शन से लोग काफ़ी डरे हुए हैं नून के। बाकी पीपल्स पार्टी से तो हमारे यहाँ तो कोई इतनी इनकी सियासत नहीं है पिंडी में। शेख साहब इतना कीमती वक्त दे रहे हैं आप, बिल्कुल आखिरी सवाल सर, इमरान खान साहब एक रेड लाइन की बात करते हैं कि उनके ऊपर जो रेड लाइन लगी हुई है वो हटा कर दिखाएंगे, तो शेख साहब वो रेड लाइन हट गई है या उसको हटाने के लिए अभी कोशिशें जारी हैं? मालूम नहीं, मुझे तो कल परसों उसने कहा मुझे ये ख़त्म करना चाहते हैं। कल मैं जाऊंगा लाहौर, 2 बजे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और परसों फिर मैं मिलूंगा उसको, फिर मैं कुछ कह सकूंगा। परसों उसने मुझे कहा कि शेख रशीद ये इस्लामाबाद में मुझे एलिमिनेट करना चाहते हैं। जो पहले उसने कहा कि आसिफ जरदारी मुझे कत्ल करवाना चाहता है 2 आदमियों से, वो मैंने कहा तो मुझ पे 6 शहरों में मुकदमे बन गए। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि परसों उसने मुझे कोर्ट में ये बात कही है कि शेख रशीद ये इस्लामाबाद में जिसने मुझ पे हमला किया वो तो वीडियो लिंक पर है और मुझे ये बुलाते हैं और मुझ पर एक और हमला होने वाला है। मैंने कहा अल्लाह खैर करे। शेख साहब पहले राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया खान साहब ने जी, पहले राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ साहब पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि वो कत्ल करवाना चाहते हैं, फिर जरदारी साहब का नाम लिया कि उन्होंने किसी कालेदम जमात को सारे 5 नाम उसने इकट्ठे लिए, फिर अब वो इस्लामाबाद की बात सारे 5 नाम उसने इकट्ठे लिए, सारे 5 नाम उसने इकट्ठे बाय रिकॉर्ड करवाए हुए हैं, कोई नाम तब्दील नहीं किया उसने अपनी रिकॉर्डिंग में। और सर बाबर अवान साहब भी किसी गैर मुल्की एजेंसी का जो है वो दावा कर रहे हैं, इनफैक्ट अदालत में भी उन्होंने बात की, कल प्रेसर में भी वो बात कर रहे थे। मुझे किसी ने बताया ये बात, लेकिन मुझसे इमरान खान ने गैर मुल्की एजेंसी की बात नहीं की। थोड़ी सी बात की है वो मैंने आप तक शेयर कर दी है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। इमरान खान के कत्ल के हवाले से जो खान साहब भी बात खुद कर रहे हैं, शेख रशीद साहब भी 1-2 बार ये बात कर चुके हैं, जिसके ऊपर इनफैक्ट उनके ऊपर केसेस भी हुए हैं। ये बात करने पर तो शेख साहब कह रहे हैं कि जो बाबर अवान साहब कह रहे थे कि गैर मुल्की किसी एजेंसी के भी इन्वॉल्व करने की इत्तलात उनके पास हैं, तो शेख साहब उसको तो कह रहे हैं कि जो मुल्क के अंदर लोग मौजूद हैं, यानी जिनके नाम खान साहब खुद ले रहे हैं, वो कह रहे हैं वही लोग हैं जो खान साहब को मरवाना चाहते हैं, कत्ल करवाना चाहते हैं। अल्लाह ताला खान साहब की हिफाजत फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन जी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में शेख रशीद साहब साथ मौजूद थे, इंपॉर्टेंट गुफ्तगू कर रहे थे। अतहर काज़मी सीनियर सहाफ़ी हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। खुशामदीद कहती हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम अतहर। जी वालेकुम सलाम। अतहर कल जो खान साहब गुफ्तगू कर रहे थे, जो उनकी गुफ्तगू रिपोर्ट हुई, उसमें उन्होंने कहा आर्मी चीफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार किया। आज वो कह रहे हैं कि मुल्क व कौम की खातिर सबको माफ़ करने के लिए तैयार हैं। तो क्या खान साहब पैगाम रसानी कर रहे हैं, और क्या फिर इस पैगाम रसानी का कोई मज़बूत जवाब आ सकता है? देखिए, आज जो खान साहब की तकरीर थी वो तो ऐसा लगा कि शायद कोई वो विक्ट्री स्पीच दे रहे हैं कि इलेक्शंस वो जीत गए हैं, और उसके बाद वो सबके साथ चलने की बात कर रहे हैं। और काफी ज्यादा आज वो उतने, जिसे कहते हैं ना, गुस्से में भी नहीं लगे। काफी वो लगता था कि अपने कंफर्ट जोन के अंदर है। अब इसकी क्या वजह है? इसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि वो बार बार इंतखाबात का मुतालबा कर रहे थे, और अब उनको नजर आ रहा है कि हम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, और अगर इंतखाब में जाएंगे
तो फिर उनको ये लगता है कि उनकी जमात की उसमें फतह होगी। अब जहां तक पैगाम रसानी का ताल्लुक है, देखें कल भी खान साहब ने जो बात की थी, उनसे एक सहाफी ने पूछा था कि क्या आप इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हम तैयार हैं, तो हमें कोई इशू नहीं है। और आज भी जो उन्होंने अपनी बात की उसमें उन्होंने ये कहा कि ऑल्दो कि मेरे ऊपर हमला भी हुआ, ये भी हुआ, काफी उन्होंने अपने गिले शिकवे भी किए, लेकिन उसके बावजूद हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इदारों के साथ चलने के लिए तैयार हैं और जो भी हुकूमत आएगी इदारों को उसके साथ चलना होगा। आई थिंक ये बड़ा एक मुस्बत और पॉजिटिव पैगाम है। जो भी हुकूमत आए, चाहे नून लीग की हो, खान साहब की हो या किसी और जमात की हो, अगर आपकी इदारों के साथ रिफ्ट होगी तो फिर तो निजाम इस तरह नहीं चल सकता। तो मेरे ख्याल में आज वाज़े तौर पे खान साहब ने, जिस तरह आपने भी कहा कि वो एस्टेब्लिशमेंट को भी पैगाम आप दे कह रहे हैं कि मैं सब कुछ पीछे बुलाने विक्ट्री स्पीच तो उस वक्त दी जाती है ना जब इलेक्शंस जीत जाते हैं और आपको पक्का यकीन हो जाता है कि जी आपके पास मेजॉरिटी आ गई और हुकूमत आप बनाने जा रहे हैं। तो क्या आज के फिर अगर आप इसको विक्ट्री स्पीच कहते हैं तो फिर क्या इस बात से ये तासुर हम गेन कर सकते हैं कि खान साहब हुकूमत से भी बातचीत करने को तैयार हैं? देखिए, हुकूमत से वो बातचीत नहीं करेंगे। ये जो हुकूमत के अंदर जमातें हैं ना, इनके हवाले उन्होंने कहा कि जिन्होंने मुझे गोलियां मरवाई उनसे भी मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जिन्होंने मुल्क लूटा, अब लूटा और ये कॉन्फिडेंस आया कहां से? ये यकीन दहानी कहां से आई है? ये इलेक्शन से पहले ही विक्ट्री स्पीच हो गई। ये इलेक्शन की डेट से उनको पता है जिस दिन इलेक्शंस होंगे वो जीत जाएंगे। तो मेरे ख्याल में जब उनको इलेक्शन की डेट नजर आ गई है पंजाब के अंदर, तो इस वजह से उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि आया है। सही। कामरान मुर्तज़ा साहब JUI के सीनियर रहनुमा हैं प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। इलेक्शन के लिए तैयार हैं आप लोग? क्योंकि ये जो इत्तेहाद है PDM का, हुकूमत है मौजूदा, आप लोग की तरफ से कोई क्लियर अभी तक कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आया है इलेक्शन के हवाले से। इनफैक्ट PTI ने तो इलेक्शन मुहिम का भी आगाज़ कर दिया है सर। नहीं, हम आप देखिए मरियम ने भी उसमें वो भी तैयार काफी इससे पहले से कर रही है। मौलाना सिर्फ उनको उनकी तबीयत नहीं है ठीक, ऑपरेट करवाया था उन्होंने। तो आज भी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, मौक़िफ़ देना था, तो शायद उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। फिर उन्होंने डिप्टी सेक्रेटरी जनरल को कहा, मेरे ख्याल गौरी साहब का मौक़िफ़ आया होगा। मेरी कल तक जो बात हुई थी, मैं कल वहीं था इस्लामाबाद में, तो यही था कि आज मौक़िफ़ देंगे। तो मौक़िफ़ तो वैसे भी मैंने तहरीरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया था। हम इलेक्शन से कभी भी नहीं भाग रहे, मसला सिर्फ और कानूनी है, दस्तूरी है। और वो कानूनी और दस्तूरी जो पॉइंट थे वो हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे थे कि आप इसको रिजॉल्व करें। उन्होंने रिजॉल्व नहीं किए, या शायद रीजन में शायद वो रिजॉल्व कर भी दे। अगर जो भी होगा और जिस वक्त भी होगा, जब भी इलेक्शन होगा, वो आप हमें तैयार पाएंगे। सर कल की एक खबर ये भी है, जो 3 अहम लोगों की, 3 बड़ों की मुलाकात हुई है, तो उसमें जरदारी साहब हिमायत कर रहे हैं इलेक्शन में जाने की और मौलाना साहब और शहबाज शरीफ साहब झिझक रहे हैं। जरदारी साहब कोशिश कर रहे हैं कि दोनों को इलेक्शन के लिए राजी किया जा सके। आप क्या बताएंगे सर, इज इट ट्रू मौलाना साहब और शहबाज शरीफ साहब वो झिझक रहे हैं इलेक्शंस में जाने के लिए? सर मुझे कल की मीटिंग है उसमें उसकी खबर है, और इन 3 लोगों के अलावा भी जो है ना उसमें अहम लोग मौजूद थे, और उसमें जो कुछ भी फैसला हुआ है वो यूनानिमसली हुआ है। ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। सर वो अहम लोग गैर सियासी थे? मुझे नहीं पता, मैं नहीं बताना चाहता, या इस तरह कह लीजिए, मगर उसमें जो भी फैसला हुआ है वो यूनानिमस। सर तारीख इलेक्शन में जाने के हवाले से या ना जाने के हवाले से कोई इशारा दे दें अगर जो यूनानिमसली फैसला हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि हम जमहूरी पार्टी हैं, सियासी पार्टी हैं, और सियासी पार्टियां, जमहूरी पार्टियां कभी भी इलेक्शन से नहीं भागती। तो सर इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म और फिर इलेक्शन कमीशन की तजावीज़ और फिर सदर साहब की जानिब से इलेक्शंस का ऐलान, तो आप लोग 30 तारीख को इलेक्शंस में जा भी रहे हैं और हुकूमत इलेक्शन कमीशन को फंड्स भी रिलीज करेगी। जब भी इलेक्शन, मैं फंड्स तो मेरा काम नहीं है ना, मैं तो एक आम सेनेटर हूँ। फंड्स रिलीज करना तो वो गवर्नमेंट में किसी से पूछिए, फाइनेंस मिनिस्टर से। लेकिन सर एक आम तासुर ये दिया जा रहा है ना कामरान साहब कि हुकूमत अगर फंड्स ही रिलीज नहीं करेगी तो इलेक्शन कैसे करवाएगा इलेक्शन कमीशन? देखिए, मैं हुकूमत नहीं हूँ, हुकूमत का एक सेनेटर जरूर हूँ, मगर हुकूमत नहीं हूँ। हुकूमत जो है वो मिनिस्टर्स होती, कैबिनेट होती है, उसमें मुतल्लिका वजीर से सवाल कीजिए, वजीर आजम से सवाल कीजिए, वो इस बात का जवाब दे सकेंगे। मैं आपको अपनी पार्टी का ये स्टांस बता रहा हूँ कि इलेक्शन जब भी होंगे
आप हमें तैयार देखें। सर थोड़ा आसान कर दूं कामरान साहब, अगर ये आप बता सकें कि कल जो 3 बड़ों की और उसमें मजीद अहम लोग भी बकौल आपके शामिल थे, उनकी जो मुलाकात हुई है उसमें 30 अप्रैल को इलेक्शन पर रजामंदी का इजहार किया गया है। 30 अप्रैल को आप लोग इलेक्शंस में जा रहे हैं। वो जो बड़ों की मुलाकात होती है तो वो बड़े बता सकते हैं। बहरहाल जो भी फैसला हुआ है यूनानिमस है, ये मैं आपके साथ जो ना ये टिप आपको दे सकता हूँ। इसकी वो बाकी जो शेयर करना है वो या तो मौलाना कर सकते हैं, या जरदारी साहब कर सकते हैं, या शाहबाज साहब कर सकते हैं। चलें ठीक सर, सही सर, आप ना बताना चाहें तो बिल्कुल ये बिल्कुल आपका अपना स्टांस है। मुझे ये बता दीजिए कामरान साहब, अभी खान साहब ने जो आज स्पीच की है उसमें तो खान साहब अपने मिजाज से हटकर आज बड़े दिल का मुजाहरा करें खान साहब, और वो समझौता करने के लिए तैयार हैं मुल्क कौम के लिए। तो सर खान साहब की इस ऑफ़र को पीडीएम, और अगर मैं सिर्फ आपकी बात कर लेती हूँ या आपकी जमात की बात कर लेती हूँ, तो आप लोग एक्सेप्ट करेंगे सर? देखिए, वो पहले तो वो इस बात पे थे कि हम पहले भी जो है ना बाजवा साहब की गोद में थे, अब जो है ना मौजूदा जो है ना एस्टेब्लिशमेंट हमें गोद में ले ले। उनका सारा जो है वो 2-4 दिन का जो नैरेटिव है वो आजकल ये चल रहा है। अमेरिका की गोद में तो पहले उनको जो ना साइफर कहते हुए वापस बैठ गए, तो अब इधर भी गोद जो है ना वो उन्होंने कहा कि हम आपकी गोद में भी आने के लिए तैयार हैं। अब मेहरबानी है उन्होंने कि इन चोरों डाकुओं के साथ भी जो ना बैठने की जो है वो ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। वैसे तो एक डाकू को उन्होंने पहले भी अपना सदर बना लिया है, उनके अपने बकौल मुझे उनका बड़ा एहतराम है, मगर अगर वो बात करेंगे पॉलिटिकल इश्यूज पे बात करेंगे, पाकिस्तान के लिए बात करेंगे, तो यकीनन हम भी बात करेंगे। कामरान साहब, मैं यहीं से आपसे बात कंटिन्यू करूंगी। मैं जरा अथर का भी इसी सवाल के साथ एक कमेंट शामिल करना चाह रही हूँ। अथर, खान साहब कह रहे हैं कि वो सबको माफ़ करने के लिए तैयार हैं, तो इससे वो जो खान साहब का एक बयानिया है रूल ऑफ लॉ का, वो बयानिया कमज़ोर नहीं होगा? जिसने जो जुर्म किया है उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तो इमरान खान का जो इस वक्त सपोर्टर है वो तो उन्हें एक जंगजू किस्म का और सख्त मिजाज लीडर के तौर पर देखना चाहते हैं ना। तो अब जब खान साहब समझौते की बात करते हैं, सबको माफ़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो वाले फिर उस नैरेटिव का क्या होगा? देखिए, वैसे तो खान साहब ने अपनी तकरीर के अंदर दोबारा आज रूल ऑफ लॉ का जिक्र भी किया, और उन्होंने कहा कि जिन्होंने मुझे गोलियां मारी उनको माफ करने के लिए तैयार हूं, जिन्होंने कौमी दौलत लूटी है उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हूं। आज भी वो इन जो मोजिज क़यादत है पीडीएम की, उनके हवाले से वो बिल्कुल क्लियर है। वो कहते हैं इनकी जमातों से बात हो सकती है, ये जो 2-3 खानदान है जो उनके बकौल जो वो कहते हैं कि जिन्होंने कौमी दौलत लूटी है, तो वो अपने बयानिए पे तो कायम है। पर मैं ये समझता हूं कि मुल्की मफाद के अंदर कोई भी सियासी जमात हो, उनको कुछ ना कुछ तो लचक दिखानी होगी। मुल्क को भी तो आगे लेके चलना है ना। कब तक ये क्या इसी तरह चलता रहेगा कि इसने उसके खिलाफ बयान दिया, उसने उसके खिलाफ बयान दिया? और दूसरी बात ये है कि अगर आप बयानिए की बात करें, अगर बयानिया कोई डूबता है ना, तो वो आज जिस तरह जो चेयरमैन नैब लगाए गए, मतलब मरियम बीबी की, नवाज शरीफ साहब की ब्रेक की कॉल दी जा रही है, मुझे ब्रेक की कॉल दी जा रही है, लेकिन जो एक समझ आता है जो कानूनी काम है, मुलाकात की जा सकती है, बात की जा सकती है, एक टेबल पे आ सकते हैं, वो करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उससे हटकर गैर कानूनी काम, पहिया जाम कर देंगे, हड़ताल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो करने को तैयार हैं। इस पर डिस्कशन करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। सीनियर एनालिस्ट है अतर काज़मी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। अतर, ब्रेक से पहले हम खान साहब की आज की स्पेशली जो उनकी स्पीच है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। खान साहब ने ख्वाहिश का इज़हार किया है, मौजूदा नए आर्मी चीफ से मिलना चाहते हैं, तो मिलकर करना क्या चाहते हैं? क्या चाय पीना चाहते हैं, चाय पिलाना चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं वैसे? ये तो वो मिलेंगे तो पता चलेगा। पर मसला ये है कि देखें, अगेन कल जिस तरीके से इसको रिपोर्ट किया गया ना, वैसे ये चीज थी नहीं। सहाफी ने उनसे क्वेश्चन किया था कि क्या आप उनसे मिलेंगे या आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, कि आपको मसला है? तो उन्होंने कहा हमें तो कोई मसला नहीं है उनके साथ। तो वो एक सवाल के जवाब में कहा था। आज अगेन उन्होंने कहा कि जो भी हुकूमत जीते उसको इदारों को उनके साथ चलना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में ये तो नहीं हो सकता कि मुल्क के अंदर एक हुकूमत आ जाए और वो इदारों के साथ उसकी हमआहंगी ना हो, तो फिर तो अफरा तफरी फैलेगी। दूसरी चीज, जो एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि देखें, इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर कोई इस वक्त चाय पी रहा है और कॉफी पी रहा है, वो तो मौजूदा हुकूमत है। जिस तरीके से वो आई वो सबको पता है। और ये तो कहते थे कि हम नैब के तहत जो है वो दीगर इदारों को भी नैब के कानून के अंडर लेके आएंगे, लेकिन आज उन्होंने एक रिटायर्ड जनरल को चेयरमैन नैब लगा दिया है ताकि वो सियासतदानों को एहतसाब करे। तो ये तो वो जो इनका बयानिया था सारा, कि वो तो बिल्कुल ही एक तरह से दूध की जाग की तरह बैठ गया। अब क्या इनको पूरे पाकिस्तान में और कोई जज, कोई ऐसी शख्सियत नहीं मिली चेयरमैन नैब बनाने के लिए? अब आई एम श्योर
ये जिन साहब लेकिन को इसके उन्होंने साथ लगाया साथ अतर पीटीआई की उम्मीदों पर भी पानी नहीं फिर गया वैसे, क्योंकि एक पीटीआई को ये उम्मीद थी कि अब असेंबली में जाने के लिए राह हमवार हो रही है तो ऑपोजिशन लीडर अपना लेकर आएंगे, फिर हुकूमत और ऑपोजिशन लीडर मिलकर यानी पीटीआई मिलकर चेयरमैन नैब लगाएंगे। हुकूमत ने तो फिर उम्मीदों पर पानी डाल दिया। और दूसरा ये कि फिर चेयरमैन नैब जो साबिका है वो जाते हुए कह के गए थे कि उन पर दबाव डाला जा रहा है, तो क्या जो नए आने वाले हैं उनको इस बात का अंदाजा नहीं था? देखिए, होता ये है कि किरण, जमहूरियत के अंदर ना आपकी उम्मीदें आइन और कानून के अंदर होती हैं। आपकी अदालत ने फैसला दे दिया कि इन एमएनएस को वापस आने दिया जाए। आपके इलेक्शन कमीशन ने उनके डी नोटिफिकेशन का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। आपके स्पीकर साहब उनको असेंबली में नहीं आने दे रहे, क्योंकि राजा रियाज को बचाना है और उनके साथ मिलकर चेयरमैन नैब लगाना है या अगला निगरान सेटअप लगाना है। तो ये उम्मीदों पे पानी नहीं फिरा, ये इनकी ढिठाई और गैर जमहूरी रवैया कौम की आंखों के सामने सबको नजर आ गया है कि वो यहाँ हो गया है कि इनकी जमहूरियत में ये कितना बिलीव करते हैं। अगर ये क्या ये जमहूरी रवैये होते हैं कि आपके एमएनएस को अंदर ही ना आने दें क्योंकि हमने अपनी मर्जी की तैनातियां करनी है? मेरे ख्याल में इसमें पानी नहीं, इसमें तो चुल्लू भर पानी है। और उसके अंदर किसी को क्या करना चाहिए वो इलेक्शन डे के अंदर अवाम शायद थोड़ा सा मैसेज दें जिसको भी जो करना चाहिए। अच्छा, तो क्या आपको नैब एक्टिव उस तरह से नजर आ रहा है अभी? देखिए, एक तो मसला ये है कि नैब के कानून को में वैसे ही तब्दीली कर दी गई। जितने मोजेस क़यादत के खिलाफ मुबैना करप्शन के केसेस थे वो तो वापस आना शुरू हो गए। तो नैब तो अब उसमें उस तरह तो जान रही नहीं। और वैसे भी दीगर लोगों के भी नैब के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे जो ये अभी मौजूदा हुकूमत है इनके भी। तो मुझे नहीं लगता कि नैब अब उस तरह कोई किरदार अदा करेगा। लेकिन नैब ने पाकिस्तान के अंदर कभी एहतसाब किया ही नहीं किरण, चाहे मियां साहब के खिलाफ कार्रवाई हो, उससे पहले कोई कार्रवाई हो, अब कोई कार्रवाई हो, नैब हमेशा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। और यही है कि आगे भी अगर होगा तो कोई इसी चीज के लिए इस्तेमाल होगा। एहतसाब तो इन्होंने किसी का नहीं किया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अतर काज़मी, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। उनका वक्त भी ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने